अस्सलाम वालेकुम जी। आज 7 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। और प्रोग्राम के आगाज में कुछ गुफ्तगू आप मुलाहिजा फरमा रहे थे पीटीआई रहनुमाओं की। पीटीआई रहनुमा मुख्तलिफ औकात में बात करते रहे हैं एहतजाजी रैली के दौरान होने वाले वाकयात की, और कहा यह जाता है हुकूमत की जानिब से कि ये वो मन घड़त वाकयात है जिनके ऊपर ये बात करते हैं, गोली चलाने की बात करते हैं, लाशों की बात करते हैं, लेकिन गोली तो किसी ने चलाई नहीं। फिर लाशें कहाँ गिरी और किसकी लाशें गिरी, और अगर वो लाशें गिरी थी तो वो लाशें गई कहां पर? ये सवाल बहुत सारे पीटीआई के जो लोग हैं वो भी हमें करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इसका जवाब जो है वो हम कोशिश करेंगे कि आज अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करें। साथ ही साथ जी एक पंजाब में हम आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि पंजाब में आप जानते हैं कि जब ये सीजन आता है तो भल सफाई जो है, वहां की जो नहरें हैं उनकी सफाई की जाती है। लेकिन अब की बार ये कहा जा रहा है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, जो कि सीएम पंजाब हैं, वो ये कहती आज दिखाई दी सुनाई दी कि जी हमें सियासी भल जो है उसकी सफाई करनी है, जो सियासी नहरें हैं इनकी सफाई करनी है। इत्तलात हमारे पास ये आई हैं कि 3 माह में पंजाब भर से 9405 सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पंजाब पुलिस बता रही है। और ये किसको बताया जा रहा है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बताया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद वो ये समझती हैं कि यहाँ पर मजीद सफाई की जरूरत है। बहुत पीटीआई कारकुनों के खिलाफ, उनकी क़यादत के खिलाफ 354 मुकदमात इस वक्त सिर्फ पंजाब के अंदर उनका इंदराज किया गया है। लेकिन लगता है कि मरियम साहिबा अभी भी इससे कोई खुश नहीं है, पुलिस की इस कारकर्दगी से। वो मजीद कारकर्दगी जो है उसमें बेहतरी देखना चाहती हैं। और जहां बेहतरी की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी ही बात अलीमा खान साहिबा ने भी की है कि पीटीआई में बेहतरी आ सकती है। सिचुएशन जो है वो किसी भी वक्त बदल सकती है। किस तरह से बदल सकती है? आज उन्होंने बानी से मुलाकात के बाद जब अडयाला जेल के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात की, यहां ये बताया कि इस वक्त भी बानी पीटीआई के पास एक आखिरी कार्ड, एक लास्ट कार्ड मौजूद है जो वो खेल सकते हैं, और उसके खेलने से सारी की सारी बाजी जो है वो पलट जाएगी। लास्ट कॉल जो थी पीटीआई की वो तो हमने देखी, अब लास्ट कार्ड जो है इस पे बहस हो रही है। तो मामला क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है जी शहजाद फारूकी साहब को आप देख सकते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ काशिफ रफीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं लंदन से, बराह रास्त आप देख सकते हैं हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। और कुछ और पैनलिस्ट भी हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में शामिल कर रहे हों। शराज हसनात साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे अब से थोड़ी ही देर के बाद, वो भी वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि गुफ्तगू का आगाज जो है वो मैं काशिफ साहब से ही करूँ हमेशा, क्योंकि काशिफ साहब कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसमें फिर बहुत सारी बातें जो बाकी पैनलिस्ट की जानिब से भी निकल आती हैं। काशिफ साहब, ये भल सफाई जो है ये तो होती हुई हमने देखी पंजाब के अंदर, लेकिन गुज़िश्ता 3 माह से हम कुछ सियासी सफाई भी होती हुई देख रहे हैं। सफाई की जा रही है सियासी कारकुनों की, और इस बुरी तरह से की जा रही है कि पंजाब भर से 9405 सियासी कारकुन जो हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है, और मुकदमात जो हैं वो तो जी लातादाद हैं। 354 से जायद मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, और दहशतगर्दी की दफात के तहत भी कुछ मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं। अभी भी मरियम साहिबा जो वो खुश नहीं है, कह रही हैं कि और सफाई करें, खत्म कर दें सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, असल मामला ये है कि जिस वक्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है वो अपना बिजनेस ग्रो करती हैं ना, तो फिर वो कोशिश करती हैं कि जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनके बिजनेस खत्म हो जाएं, या ऐसे रूल्स बन जाएं कि वो बिजनेस कर ना सकें, या मजबूर हो जाएं कि वो अपने कारोबार बड़े कंसोर्शियम को बेच दें। सो आप इनको सियासी तनाजुर से निकल के आप इनको बिजनेस के मॉडल पे देखिए। क्या पंजाब में एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है जिसका नाम नून लीग है, वो चाहती है कि छोटे छोटे जो ये बिजनेस कंसोर्शियम बने हुए हैं इनको किस तरीके से हम हड़प कर लें, या इनके बिजनेस खरीद लें, या लोगों को साथ मिला लें, तो उसके लिए सारी भल सफाई का नाम दे दें या कोई और दे दे। ये सारा मामला वही है। क्योंकि अगर ये सियासी जमातें होती, अगर इनका पार्लिमान पे यकीन होता, अगर ये वाकई ही तन मन धन से आइन की पासदारी के अलंबरदार होते, तो फिर इनके अंदर बुर्दबारी होती, इनके अंदर दलील की बात होती, इनके अंदर एक दूसरे के इख्तलाफ को बर्दाश्त करने की बात होती। वो तो नहीं है, वो तो किसी साइड से भी नजर नहीं आ रही। सो अब ये सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि किसने अपनी
पोजीशन को, अपने कंसोशियम को मजबूत कर रहा है। चूंकि पंजाब जो है वो नून लीग उसको अपनी इजारादारी, अपना गिला समझती है कि वहां पे उनका बिजनेस जो है, सियासी बिजनेस वो फल फूल रहा है और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था कि यकायक एक बंदा उठा, उसने पंजाब में उनकी रेट को चैलेंज कर दिया। और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब में काउंटर किया उनको। अब उसको कोई भी नाम दे दें, उन्होंने भल सफाई तो करनी है वर्कर्स की, ताकि कोई डर जाएगा, कोई भाग जाएगा, कोई साथ मिला लेंगे, कोई सियासत से तौबा तायब हो जाएगा। जैसे माजी में हम देखा कि लोगों ने सियासत से भी तौबा तायब हो गए। असल मामला यह है कि आप जब माशरों को इस तरीके से सियासी तौर पे भांज करना शुरू कर देंगे, आप लोगों के इस्तदलाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप लोगों को रास्ता नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर कैसे आप चलेंगे? कल ये सारी चीजें आपके साथ भी होनी है, होती रही हैं, हो भी सकती हैं। इसलिए सियासत को सियासत रहने दें, जातियात पे, दुश्मनी पे मत लेके जाएं। और अगर आप वाकई माशरे को आगे लेके जाना चाहते हैं, सूबे को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो खुदा रहा इतनी मेहनत करें, बलदियाती इलेक्शन करवाएं, बलदियात का निजाम मजबूत करें, ताकि गली मोहल्लों में लोगों को आसूदगी हासिल हो। ठीक है, मतलब ये जो ऑप्शन है, इस तरह से सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करना, मुकदमात बनाना और कोशिश ये करना कि ताकत के जोर पर दूसरे लोग जो हैं उन पर आप काबू पा सकें और लोगों के जहन जो है वो तब्दील कर सकें, बट ये इतना सही तरीका नहीं है, आप ये समझते हैं। शराज हसनात साहब क्या सोचते हैं? जी शराज हसनात साहब, आपसे मैं बात करना चाहूंगी। शराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वीडियो लिंक पर ही मौजूद हैं। शराज साहब, गुफ्तगू आपने सुनी काशिफ रफीक साहब की, वो भी कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देते हैं। ये जो सियासी भल सफाई की बात कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा, ये तो एक तरह से शराज साहब एतराफ भी नहीं है कि वो पंजाब में क्या कुछ कर रही है? थैंक यू वेरी मच आसमा। अनफॉर्चुनेटली इन्हें ये रियलाइज नहीं हो रहा कि अगर आज ये हुकूमत में है तो माजी में ये ऑपोजिशन में रहे हैं और आने वाले दौर का किसी को पता नहीं है। ये कुर्सियां, ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज होते हैं ना, सारी जिंदगी इन्होंने यहाँ पे रहना ना करना है। पीटीआई ने जो अपने दौरे इक़्तिदार में जो कवानीन पास किए थे, आज वो उन्हीं की वजह से पाबंद सलासल है और सारी की सारी पाबंदियां उनके ऊपर उन्हीं कवानीन की वजह से जो इक़्तिदार में रहते हुए उन्होंने पास किए थे। तो इसमें पंजाब में तो ऑपोजिशन का तस्वुर ही खत्म होता जा रहा है। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर की हालत ये है कि जो उनका चैम्बर है उसको ताले लगे हुए हैं, उन्हें अलाउ नहीं है कि वो पंजाब असेंबली में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी कर सकें। सेम जो पीटीआई के पार्लियामेंट लीडर हैं वो भी असेंबली से बाहरी मीडिया से बात करते हैं। ऑपोजिशन लीडर की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर प्रेस क्लब में होती है। तो जहां पे ऑपोजिशन को बिल्कुल खत्म करने का रवाज शुरू कर दिया जाए, वहां पे इसी तरह के हालात होते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद में चीज हो या कहीं पे भी हो तो बार बार पंजाब पुलिस की मदद ली जाती है और इस हद तक अवाम को दबा दिया गया है कि वो कहीं ना कहीं खुल के कोई भी अपना इजहार नहीं कर पा रहे। जो अगर सोशल मीडिया का सहारा भी लेता है तो उसको भी उठा लिया जाता है या उसको भी पाबंद सलासल कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें अभी की हैं, माजी में ये सारी चीजें इनके साथ भी हुई हैं। हमने देखा कि शरद दौर में पीएमएलएन के साथ क्या हुआ, बिल्कुल वो पार्टी खत्म होकर रह गई थी, फिर दोबारा लोगों ने उसी वजह से उसका साथ दिया। आज अगर वो अपने मुखालफिन के साथ ये सारी ज्यादतियां कर रहे हैं तो उन्हें इस चीज को याद रखना चाहिए कि आने वाला दौर दोबारा से उनके लिए भी हो सकता है। तो आज वो करें जो कल को वो बर्दाश्त कर सके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। शहजाद साहब, दोनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका मानना यही है कि जो कुछ किया जा रहा है वो गलत है और ये करते हुए ये जहन में रखना चाहिए कि आपके साथ भी फिर से जाहिर है कि सिचुएशन बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं। लेकिन मुझे जरा सर आप ये फरमा दीजिएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने जो सियासी गंद का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये सही है? इस तरह की जबान, इस तरह का लहजा ये जेब देता है? वैसे तो जो हो रहा है वो भी नहीं करना चाहिए, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है, मुकदमात हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से खुल्लम खुल्ला एक जगह पे खिताब करते हुए उनको ये राइट है कि वो डिसाइड करें कि ये जो सियासत कर रहा है, ये गंद कर रहा है, वो इस तरह बोल भी सकें ओपनली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। अच्छा, ये जो सियासत को गंद कहने का रिवाज है ना, ये उसी तर्ज अमल की निशानदही है जो इस वक्त एक अमूमी रवैया है हमारा। और ये सिर्फ मरियम का इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई गलती है। आपने आम जिंदगी में सुना होगा, क्रिकेट टीम में वो कहते हैं जी सियासत हो रही है तो टीम हार गई। दफ्तर में आप नौकरी कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं यार मेरे नाल सीधी गल कर, मेरे नाल सियासत ना कर। बुरी चीज बना दिया कि हमने सियासत को एक नेगेटिव टर्म में यूज करना शुरू कर दिया। सियासत एक गंदी चीज है। और क्यों गंदी है कि हम बेसिकली ये चाहते हैं कि आम आदमी इसमें इन्वॉल्व ना हो। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये खवास के ड्राइंग रूम का खेल रहे, कुछ खानदान। और अगर इसको आवामी, मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के क्रेडिट को कौन छीन सकता है? उसने गली मोहल्लों में ये जो ड्राइंग रूम की सियासत थी इसको लोगों के थड़ों तक पहुंचा दिया था।
آپ لوگوں کی، عام لوگوں کی شمولیت کی آپ جب مخالفت کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ پھر سیاست کو ملائم کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو شعور نہیں ہے، وہ فیصلہ ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ ووٹ ٹھیک نہیں ڈالتے، وہ ٹھیک سیاسی جماعت کا انتخاب نہیں کرتے، اس لیے جو ہے وہ سیاست ایک بری چیز ہے. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے تو وہ میں آپ کو، اور یہ ٹھیک خود ہی کو سمجھتے ہیں. اچھا سن لیں، ان کے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں ہے. وہ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. بابا بلے شاہ دیکھیں نا، مطلب وزڈم اور پھر فوک وزڈم، اور بہت بڑا نام ہے بابا جی کا. بے شک بے شک. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے، ہاں کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے، 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، گلیاں ہو جن سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے. تو بات یہ ہے کہ ہم ایک مرزے کو گلیوں میں تنہا گھومنے پھرنے کی اجازت دینے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا پنڈ یا مر جائے یا بخار چڑھ جائے اور کسی کو مطلب دیوا بھی بجھ جائے. تو ہماری جو سیاست کی اساس یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مقابلے میں پھر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے. ابھی کاشف نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بلدیاتی انتخابات، میں آپ کو لکھ کے گارنٹی کرتا ہوں نہیں کریں گے یہ بلدیاتی انتخابات. اس پہ آتے ہیں شہزاد صاحب، کیا آپشنز ہو سکتے تھے، اس کے علاوہ اس پہ آ جاتے ہیں. نسیم صاحب، یہ پنڈ کو جس طرح سے پنجاب کو پنڈ سے تشبیہ دی ہے، اور اس پنڈ میں کیا چاہتے ہیں مریم نواز، کیا چاہتی ہے نون لیگ، کیا چاہتی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ضرور تبصرہ فرمائیے، کیونکہ پنجاب تو ہے سارے کا سارا، وہ تو راہ ہی نون لیگ کے پاس ہے. تو پھر یہ سیاسی صفائی کی یہ بات کیوں کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ؟ اپنی پارٹی کے بارے میں تو نہیں کر رہی تھی یہ بات. دیکھیں اسما، بالکل سیاست میں گند بھی ہوتا ہے، سیاسی گند بھی ہوتا ہے، اور اس کو صاف بھی کیا جاتا ہے. لیکن سیاست کے گند کو صاف کرنے کے لیے جو اصل حکمران ہے وہ عوام ہوتی ہے. عوام سیاسی گند کو صاف کرتی ہے الیکشن میں، اور 8 فروری کے الیکشن میں عوام نے سیاسی گند کو صاف کر دیا تھا. لیکن وہ گند ایسا ہے کہ وہ اپنا تعفن چھوڑنا ہی نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ہمارا قبضہ ہے، ہمارے باپ کی جاگیر ہے، کون ہمیں لاہور میں ہرا سکتا ہے، کون ہمیں جو ہے وہ پنجاب میں ہرا سکتا ہے. میں جو وہ اپنا تقریباً 88 سے پاکستان کے الیکشن کور کر رہا ہوں. اس وقت میں وہی پہ کالج کے زمانے میں ہوتا تھا. میں نے سارے الیکشن تقریباً پاکستان کے دیکھے ہوئے. ایک وقت ہوتا تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ کیونکہ میری پیدائش لاہور کی ہے، میری کے اندر جامپل لاہور دی ہے، تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ہر گھر کے اوپر مجھے تقریباً پیپلز پارٹی کا جھنڈا نظر آتا تھا. گھرکی جیتتے تھے، شیخ رفیق، شیخ رشید، یو نیم اٹ، وہ پورا اعتزاز احسن ہوتے تھے، تو پرویز ایک ہوتے تھے نام سے. بہرحال تو پھر ان کا دور ختم ہوا، اور پھر نون لیگ جینون جیتنے لگی. نواز شریف کو ووٹ پڑتا تھا، نون لیگ کو ووٹ پڑتا تھا، اور بالکل صفایا ہو گیا پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی نے اس کو قبول کیا، انہوں نے کوئی وہاں پہ جنگ شروع نہیں کر دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا گڑھ ہوتا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ جب اپنا پی ٹی آئی کے دور میں ہی جب صوبائی حمزہ شریف کو بنا دیا گیا تھا سی ایم، اور لاہور میں الیکشن ضمنی انتخابات ہوئے، اور سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری سیٹیں جو ہے وہ نون لیگ جیت جائے گی، کیونکہ نون لیگ کا گڑھ بھی ہے، اوپر سے شہباز شریف سی ایم بھی ہے. لیکن آپ نے دیکھا اس وقت پتا چلا کہ لاہور تبدیل ہو چکا ہے. اور جب یہ جنرل الیکشن آئے تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح یاسمین راشد اور مہر شرافت، مطلب جس کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا ہے، سی کیٹیگری کو ٹکٹ ملا تھا، کیونکہ فرسٹ ایئر تو آپ نے توڑ دی تھی، آئی پی پی میں بھیج دی تھی، سیکنڈ ایئر کے آپ نے کاغذات نامزدگی چھین لیے تھے. تو جس کے اوپر نام تھا کہ یہ عمران خان کا بندہ ہے، وہاں پہ سبزی والے نے بینگن لٹکایا ہوا تھا کہ یہ بینگن نشان ہے، آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے. یعنی کہ جس طریقے سے ووٹ دیا گیا، میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ لندن میں ہارٹ فورڈ شائر یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ایک جو ہے وہ چیئر بنائی گئی ہے کہ یہ جو پاکستان میں اس دفعہ الیکشن ہوئے تھے اور جس طرح آزاد امیدوار جیتے ہیں اور جن نشانوں پہ تمام پبلک نے ڈھونڈ کے ووٹ لگائے، اس کے اوپر بھی ایک ریسرچ ہو رہی. تو بات یہ کہ آپ ٹھیک ہے نسیم صاحب، یہاں آپ نے ایک اہم نقطہ یہ اٹھایا کہ لاہور ہو یا پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو، گوشہ ہو، انفیکٹ دنیا میں کہیں بھی جب لوگ تبدیلی دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ خود بھی تبدیل ہوتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، ان کی رائے بدلتی ہے، ان کا ووٹ تبدیل ہو جاتا ہے کہ اس کو ووٹ نہیں کرنا جی، اس کو ووٹ کرنا ہے. اچھا کاشف صاحب، آج مریم صاحبہ نے فرمایا کہ لاہور میں لوگ باہر نہیں نکلے. اس کی ایک وجہ ان کو جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ تنگ ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے آرام ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تکلیف ہوتی ہے،
तब लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि वाकईतन लाहौर के लोग, ये जो एहतजाजी रैली थी पीटीआई की, इसमें ये सारी चीजें नहीं है उनकी जिंदगी में, बहुत पुरसकून है, बहुत आराम में है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इस वजह से नहीं निकले? या ये जो सारी तकालीफ और परेशानियां हैं, जो गिरफ्तारियां हैं 9,000 से जायद लोगों की, जो 350 से जायद मुकदमात हैं, इस वजह से लोग नहीं निकले? क्योंकि उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, वालिदैन को उठाया जा रहा है, उनकी बेटियों को उठाया जा रहा है, इस वजह से लोग नहीं निकले सर? देखें, लोग निकलते उस वक्त हैं जब लोगों को ये यकीन हो कि उनके निकलने का फायदा होगा। हाँ। जब उनको ये यकीन होगा कि वो जब निकलेंगे, अगर वो पकड़े जाएंगे तो लीडरशिप उनके पीछे खड़ी होगी। हाँ। जब उन्हें ये यकीन हो कि जिनके लिए वो निकल रहे हैं वो लीडरशिप भी निकल रही है। हाँ। लीडरशिप खुद जाके अगर गिरफ्तारियां दे रही है तो गरीब का बच्चा क्यों निकले? क्या जरूरत है उसको अपने आप को आजमाइश में डालने की? कुर्बानी जो उनसी है वो सिर्फ अवाम ने देनी है। नसीम सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे अवाम ने तब्दीली करनी लेके आनी है। सर, आप पीपल्स पार्टी को उठा लें, जरदारी साहब की हुकूमत से शुरू हो जाए और आप 2024 के इलेक्शन तक आ जाए। हर इलेक्शन में कहा गया, कभी आरटीएस बैठ गया, कभी आरओज का इलेक्शन कहा गया, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। अवाम को तो भेड़ बकरियां समझते हैं, अवाम को कौन कोई वोटर समझता है जी? और अवाम को अगर समझता होता, ये अवाम को छोड़े, ये जो सेमी ख्वास है ना, सेमी ख्वास, एक तो ख्वास है ना जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के चेयरमैन है, हाँ, सदर है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी घर का और चेयरमैन भी और सदर भी घर का। एक सेमी ख्वास, जब सेमी ख्वास की बात है जिसमें ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा साद रफीक है, रजा रबानी है, नवीद कमर है जी, ये सेमी ख्वास में आते हैं ना। इनको भी उस वक्त ओहदे कंपनियों में मिलते हैं, सियासी कंपनियों में, सियासी जमातों में, जिस वक्त उनको पता हो कि यार ये कहीं छोड़ के चला ना जाए, और फिर ग्रेजुअली इनको रिप्लेस किया जाता है, कॉर्नर लगाया जाता है। सो ये सियासत जो है, ये सिर्फ एक ऐसा एक इन्होंने सिलसिला बनाया हुआ है कि बस लोगों को पीछे लगाए रखो, माल भी बनाए रखो, पावर भी लगाए रखो, जिसको दिल किया, जिस पे खुश हुए बादशाह सलामत उसको टिकट दे दिया, जिसने हुक्म बदूली की शेख रोहेल असगर को टिकट देके हरवा दिया, फिर उसकी जगह जो आजाद जीता उसको साथ मिला लिया। ये किस किस्म की गुफ्तगू करे? मैं तो एक बात मानता हूं जी, अगर ये वाकई सारी सियासी जमातें हैं, हाँ। ये जमहूरी लोग हैं, कराएं सबसे पहले पार्टी के अंदर इलेक्शन, लेके आए लोगों को सामने, जिन्होंने सारी जिंदगी इनको दी, नहीं लेके आएंगे। हाँ। और अगर पार्टी के अंदर भी सफाई हो जाए, अगर ये पार्लिमान को बालादा समझते हैं, ये जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, कराएं बलदियाती इलेक्शन। ना ये पार्टियों में फेयर इलेक्शन कराएंगे, ना ये बलदियाती इलेक्शन कराएंगे। काहे की सियासी जमातें, काहे की अवाम, काहे के उनके हकूक। और जो बात आपने लाहौर की शराज साहब बेहतर बता सकते हैं कि अवाम कितनी निकली, कितनी नहीं निकली। मुझे आप ये बताया कि यहाँ पे इस्लामाबाद की अवाम नहीं निकली, रावलपिंडी की लोकल अवाम नहीं निकली, क्यों निकले? 400 पर्चे एक बंदे पे, वो उनकी जमानतों की, उनके मचलके खत्म हो गए बेचारों के। मैं वही तो कह रही हूं कि जिस तरह से पार्टी की लीडरशिप आती है, हाँ, वो सुरंग में घुसती है, हरीपुर से बरामद होती है। जिस तरह से डराया जा रहा है और जिस तरह से उठाया गया है लोगों को, खुद पुलिस जो है वहां की रिकॉर्ड दे रही है, इन्हें कोई, मैं तो नहीं कह रही है, कोई और वो तो नहीं बात कर रहा, खुद पुलिस जो है वो रिकॉर्ड पेश कर रही है, और ये रिकॉर्ड जो है सीएम पंजाब को पेश किया गया। अच्छा, मैं शहजाद साहब आपसे ये जानना चाहूंगी, रिएक्ट तो करेगी इस पर पीटीआई, लेकिन क्या बाकी पार्टीज जो है वो खामोश रहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज जो है माजी में, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी तो हुई है पंजाब में, वो रिएक्ट नहीं करेंगे? करना नहीं चाहिए उनको? अच्छा देखिए, ये जो रिएक्ट करने वाला मामला है ना, ये उस वक्त होता है जब हम मेरिट्स की बात कर रहे होते हैं। इस बात का मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी ने ये तय कर लिया हुआ है कि वो सिंध की जमात है, थोड़ा बहुत वो बलूचिस्तान में अपना अमल दखल लाती है, और उसने ये नहीं, इस चीज पे समझौता कर लिया है कि अब पंजाब में शायद 2-4 सीटें, एक वो उनको मिलती है, वो जनूबी पंजाब के आखिरी नुक्कड़ से मखदूम साहिबान वहां से निकाल लेते हैं, 1-2 सीटें वहां से निकलती हैं, एक आध जो है सेंट्रल पंजाब से कमरजमान कायरा की या नदीम अफजल चांद, ये अच्छे कैंडिडेट थे इनके पास। इधर फिर राजा परवेज अशरफ हैं, और फिर आगे अटक की एक आध सीट पे ये फाइट करते हैं। तो इन्होंने अपना हिसाब लगाया हुआ है कि हमारी ये 8-10 सीटें हैं जिन पे हमने काम करना है, बाकी सीटों पे काम करना, वो इससे खुश हैं। मसला सिर्फ इतना है कि इस पे रिएक्ट वो करेगा ना जो मुतासिर हुआ है। अब ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि जी आम आदमी क्यों निकले, उसका बच्चा मर गया तो मतलब बड़े तो गायब हो जाते हैं, तो छोटे जो हैं वो क्यों निकले। साथ ही आप कह रहे हैं 400 पर्चे हैं, तो यार एक वक्त में एक ही बात ठीक हो सकती है, या 400 पर्चों वाली बात ठीक हो सकती है, या कायदीन के गायब होने की बात ठीक हो सकती है। 10,000 लोग पर्चे हुए ना सर, दोनों बातें ठीक है ना, पर्चे तो हो रहे हैं ना सर, खड़ा तो होना। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि 10,000 बंदा आपने उठा लिया है,
10,000 का मतलब ये है कि आपने तो कुछ तकरीबन लाख बंदा तो आपने खौफजदा कर दिया 10,000 बंदा उठा के। ठीक है। तो ऐसे में गुंजाइश नहीं बचती। दूसरा वो बड़ी खुशाइंद बात की है मैं काशिफ रफीक की बात से मैं सिर्फ एक फिक्रा कह दूं कि हम ये सुन रहे थे कि इस्लामाबाद से मारगला की पहाड़ियों से एक इन्होंने सुरंग निकालनी थी जो केपीके में निकलनी थी, तो बस हमें सबको मुबारक हो, वो सुरंग निकल आई है, लेकिन अभी आम आवाम के लिए नहीं खुली। वो भी खवास के लिए है, वो भी खवास के लिए, और बिलखसूस अली बिन गंडापुर के लिए। ये वैसे तरकीब बड़ी खूब है, सेमी और खवास, उसी सुरंग का इस्तेमाल करते हैं। और अब की दफा उन्होंने ये सुरंग जो है ये बीबी साहिबा के लिए भी, बुशरा बीबी साहिबा जो है उनके लिए भी इस्तेमाल किए। मुझे बात करनी है जी शराज हसनात साहब से भी, और यकीनन नसीम सिद्दीकी साहब का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब हमें बात करनी है यू टर्न की। आपके दिमाग में भी वही पार्टी आई ना जिस वक्त मैं सोच रही हूँ, बाकी लोग सोच रहे हैं। जी हाँ, पीटीआई की हम बात कर रहे हैं जिसकी तारीख जो है वो भरी पड़ी है यू टर्न पे यू टर्न लेने की, लेकिन इस बार मामला जो है वो थोड़ा अलग है और मामला जो है वो काफी संजीदा भी है। मामला है जी ये डी चौक पर पीटीआई रहनुमा जो सैकड़ों अमवात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसका। कहा यह जा रहा था बहुत सारे रहनुमाओं की जानिब से, पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से, जैसे अली मोहम्मद खान है, शेख वकास अकरम है, रऊफ हसन है, उन्होंने ये कहा था जी कि सैकड़ों अमवात हुई हैं, जबकि बैरिस्टर गौहर जो इस पार्टी को चेयर कर रहे हैं बानी के बाद, उन्होंने इन सारी बातों से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और उन्होंने कहा है जी कि 12 लोग हमारे जो हैं उनकी लाशें गिरी हैं, बाकी जो सैकड़ों की बात करते हैं मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब ये 12 वाली बात भी कितने दिन कायम रहती है वी डोंट नो, लाइक हमें कोई आइडिया नहीं है इस चीज का। तो मेरे ख्याल में कब तक कौन किस बयान पे कायम रहता है, हटता है, ये हमारे पैनलिस्ट जो हैं उनसे जान लेते हैं। मैं चाहूंगी नसीम सिद्दीकी साहब मैं आपको इस पे ऐड करूं। एक और यू टर्न हम देख रहे हैं, ऐसे वक्त में ये यू टर्न लेना बनता था और खास तौर पर बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा जाना, जबकि पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा जो हैं अली मोहम्मद खान है, शेख वकास हैं, रऊफ हसन है, दीगर लोग हैं, वो एक बयान पर हैं। तो फिर बैरिस्टर साहब को क्या पड़ी है बयान चेंज करने की, यू टर्न लेने की? सर अच्छा अस्मा, इसका मतलब है कि जो पिछले सेगमेंट में सेकंड सवाल था उसमें आपने हमें पासिंग मार्क्स दे दिए हैं और हमें अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले आइए। चले ठीक है। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई यू टर्न लिया है। ये जो आए बाए शायद तमाम लीडर हजरात मार रहे थे ना और फेक न्यूज फैला रहे थे, उन्होंने एक जो एक्चुअल फैक्चुअल बात है उन्होंने आप नसीम साहब आई एम रियली सॉरी, आप क्योंकि वीडियो लिंक पर होते हैं आप तक आवाज देर से आती है। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस सवाल का भी जवाब दे लीजिए और उस पर कोई आपको पासिंग मार्क्स जो है वो नहीं मिले हैं, जब तक आप कोई कॉमेंट नहीं करेंगे उसको भी ऐड कर लीजिए सर। अच्छा तो अस्मा ये कि इसमें कोई यू टर्न वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से जो अपना बैरिस्टर गौहर ने बात की उन्होंने फैक्चुअल बताई और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी कि 10 से 12 लोग जो है वो वहां पे शहीद हुए और बाकी रेंजर्स भी शहीद हुए, पुलिस वाला भी शहीद हुए। तो जो हकीकत है वही बतानी चाहिए। ये लीडर हजरात एक तो मौके पे पहुंचते नहीं, आवाम को मरवाते हैं जिस तरह काशिफ कह रहा था, और जिस तरह कारकुनों की वहां पे भगदड़ मची है, उनकी अमवात हुई, और ये जो है टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि 100 मर गया, 300 मर गया। मतलब जब लीडर हजरात तहकीक के बगैर कोई बात करेंगे तो फिर आप उससे अंदाजा लगा लें कि कितनी पार्टी के अंदर बेचैनी फैलेगी। और जो पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी, देखिए उसमें हकीकत ये है कि भले लीडरशिप आए ना आए, 400 पर्चे कट गए, लोग कहते हैं हमारे पे 500 पर्चे काटो, लेकिन असल वजह जो ना निकलने की होती कारकुन की, उसमें फाउल प्ले है। क्योंकि दूसरी तरफ से मुसलसल फाउल प्ले खेला जा रहा है, धांधली की जा रही है। एक शख्स कहता है चलो मैं बाहर निकलूंगा, मुझे गिरफ्तार करते हैं, भले गिरफ्तार करें, लेकिन वो डरता है कि ये मेरे घर में घुसेंगे, मेरे ज़ईफ वालिद को पकड़ेंगे, मेरी वालदा की बेहुरमती करेंगे, मेरी बहन की बेहुरमती करेंगे। वो इस डर खौफ से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने तो तमाम तर फस्तायत के रिकॉर्ड तोड़ दिए हुए। जब इतना डर खौफ होगा, आपको अपनी फैमिली को देखना पड़ेगा। और फिर दूसरी तरफ काशिफ वाली बात भी ठीक है, जब वो देखते हैं कि लीडर हजरात जो है वो नजर नहीं आ रहे, पहले गिरफ्तारी दे देंगे या अपनी वीडियो बनवा के मजमे फौरी गायब हो जाएंगे, तो फिर वहां पे बड़ी एक मायूसी फैलती है। और ये अभी आप लोगों ने सुरंग का जिक्र कर दिया, तो मेरे ख्याल से कहीं शहबाज शरीफ साहब उसकी तख्ती लगाने ना पहुंच जाए कि हमने जो इस्लामाबाद से पेशावर के लिए जो है ना वो एक सुरंग भी बना दी है। तो उसमें असल बात की जरूरत नहीं है, उनका तरीका सफर कुछ और है। उनको सुरंग की जरूरत नहीं है, उनके लिए उनका तरीका कार अपना है सफर करने का।
तो मेरे ख्याल से यही डर खौफ की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे। ठीक है, आप समझते हैं कि ये एक वजह है जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे, और ये लाशों की जो सियासत की जा रही है इस पर भी आपने बात की, यू टर्न क्यों लिया गया, क्यों नहीं लिया गया। शिराज, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। बचपन से हम सुनते आए हैं कि जी डर के आगे जीत है, आप अगर डर को फेस करते हैं तो फिर आपको फतह मिलती है। ये क्या बात हुई कि डर के दुबक गए, घर में बैठ गए, लीडर्स जो हैं वो बाहर नहीं आ रहे, तो जी हम भी बाहर नहीं आएंगे, तो शिराज साहब फिर तब्दीली कैसे आएगी? एक तो ये बात क्लियर कर दीजिएगा, वरना आप भी गिला करेंगे नसीम साहब की तरह कि मैंने बाकियों से सवाल कर लिया, आपसे पता नहीं मैंने क्यों सवाल नहीं किया। एक तो ये बता दीजिएगा। फिर जब आप कहते हैं कि लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले, तो क्या हम ये समझे कि जो यू टर्न पे यू टर्न लिया जा रहा है खास तौर पर बैरिस्टर गौहर की तरफ से, ये भी किसी डर की वजह से लिया जा रहा है? सर आसमा, मैं पासिंग मार्क्स पे बहुत खुश हूँ और मुझे कोई इतराज नहीं है इस पे। सेकेंडली, डर के आगे जीत है, मगर इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक ड्रिंक पीना पड़ती है और फिर उसका वो ड्रिंक क्लेम करती है कि देन यू कैन डू एनीथिंग। आई डोंट थिंक सो। कि यहाँ पे शायद की बोतलें लोगों के पास अवेलेबल थी इस धरने में, तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और आता। दूसरी गुजारिश ये है कि देखें, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि पंजाब में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली बाकी प्रोविंसेस या बाकी सिटीज से, जस्ट टेकिंग आउट द कराची एंड इस्लामाबाद, बहुत बेहतर है। और जब हम लाहौर की बात करते हैं तो एक जमाने में कहा जाता था कि लाहौर का नीला गुंबद तमाम की तमाम तहरीक का गढ़ होता था, जहां से तहरीक शुरू होती थी तो फिर वो पूरे पाकिस्तान तक फैलती थी। और मुशर्रफ के दौर तक हमने देखा कि PMLN वहां से अपनी तहरीक शुरू करती थी और जितने भी लोग होते थे मगर मजामत जरूर की जाती थी। मगर अनफॉर्चुनेटली जो इस दफा, जिस तरह नसीम साहब ने कहा, वाकई जो फसाइयत बढ़ती यानी की गई लोगों के साथ, उसका रिस्पॉन्स निकला कि लोग बहुत खौफजदा है, बहुत डरे हुए हैं। लोगों को इस वक्त फिक्र ही है। आप दो बातें कर रहे हैं ना, दो बातें कर रहे हैं आप। एक तो आप खुद फरमा रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं, फिर आप हमें ये भी बता रहे हैं कि जी लाहौर में जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो बड़ा बेहतर है। तो ये तो वो वाली बात है जो मरियम साहिबा आज फरमा रही थी तकरीब में कि भाई लोगों को तो यहाँ कोई तकलीफ ही नहीं है, क्यों निकले कोई बाहर? तो जरा वाज़ेह कीजिए ना कि आप किस तरफ हैं। तकलीफ की वजह से नहीं निकले, जिंदगी आरामदेह है, पुरसकून है, इसलिए नहीं निकले? सर देखें, लाहौर के लोगों ने या पर्टिकुलरली सेंट्रल पंजाब के लोग ये रियलाइज करते हैं कि उन्हें अपनी आसूदा जिंदगी में रहना है और उन्हें मजीद किसी भी तब्दीली के लिए वो वोट की हद तक तो जा सकते हैं, सोशल मीडिया की हद तक तो जा सकते हैं, मगर जहां पे हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो हमें नजर नहीं आती। और जब ये प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट हुआ था तो उस वक्त हमने इसी शो में ये क्लेम किया था कि आपको पंजाब से लोग नजर नहीं आएंगे, और वही हुआ कि जो बाद में साबित भी हुआ कि पंजाब से आपको लोग नजर नहीं आए। दूसरी गुजारिश, लेकिन लोग डरे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं। लोगों ने बहुत यहाँ पे जिसे कहते हैं ना मफरूरियां काटी हैं, अपने घरों को छोड़ के गए हैं, उनके घरों का जो हाल हुआ वो है, मैं आपसे बता रहा हूँ। तो आम लोगों की बात है ना, अगर आप पंजाब में PTI की MPA और MNS के घरों और उनकी प्रॉपर्टीज और उनके बाकी हालात को देखें तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मैंने पहले भी जिक्र किया था, सिर्फ हाफिजाबाद को एक एग्जांपल ले लें, आपको रियलाइज हो जाएगा कि मेहदी भट्टी और उनकी फैमिली के साथ वहां पे क्या सलूक किया जा रहा है। सिर्फ ये वजह है कि उन्होंने PTI को छोड़ने से इनकार कर दिया था। दूसरी चीज पे वापस आता हूं, देखें, अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौहर ने अच्छा स्टांस और अच्छा स्टेटमेंट लिया। जल्दबाजी में जो PTI के रहनुमाओं ने बहुत फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट्स अनाउंस कर दिए थे, उसके बाद बहुत क्लियर है। मगर मैं यहाँ पे इसको भी मत भूलें कि गार्डियन की स्टोरी क्या है, इसको भी मत भूलें कि BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका ने उसको कैसे कवर किया है, और आज भी वो अपनी स्टोरियों पे कायम है। पाकिस्तान में कोई लोकल मीडिया कहीं पे भी आपको इससे रेलिवेंट कोई स्टोरी देता हुआ नजर नहीं आएगा, मगर वो वेस्टर्न मीडिया अपनी स्टोरीज पे कायम है। ना सिर्फ उनके उर्दू अपनी स्टोरीज पे कायम है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी जो उसको कवर कर रहा है वो स्टांस ले रहा है कि किस तरह निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और उसका क्या रिस्पॉन्स निकला है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनली इस पे वॉइस बुलंद की जा रही है मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो भी हुकूमत के लिए लम्हा फिक्र है और गवर्नमेंट उसको इंटरनेशनली काउंटर नहीं कर पा रही। तो बैरिस्टर गौहर ने फिर भी फिक्र कर दिया। देखिए, बात यह एक बंदा मरा या 100 बंदे मरे, मौत है, लोगों को कत्ल किया गया वहां पे, और उसका जवाब इनको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। हाँ, एग्जैजरेटेड फिगर जरूर था जो उस वक्त बगैर किसी तस्दीक के कर दिया गया, क्योंकि इम्कान यही था कि ये हुआ है। और मगर देखिए, वो हुकूमत में है, किसको नहीं पता। लेकिन शिराज साहब देखिए ना, जल्दी में किया गया, जिस तरह से भी किया गया, इससे पार्टी को नुकसान तो पहुंचा है ना कहीं। जो वर्कर है वो भी मायूस हुआ है कि ये क़यादत क्या कर रही है। काशिफ साहब, और पहले मायूसी बहुत ज्यादा थी एहतजाजी रैली में, जिस तरह से इंतजामात थे, फिर लाहौर से कोई नहीं निकला, पंजाब से दीगर शहरों से भी हमने देखा कि कोई लोग नहीं निकले, ज्यादा तो KP ही से आए।
اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ مایوس تھے بار بار کی اس طرح کی لاسٹ کال کہنے کے اوپر. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے لاشوں کی سیاست کی گئی, لاشوں پر سیاست کی گئی یا کہہ لیجیے اس طرح سے, اس سے بھی عوام کافی زیادہ مایوس تھے. جس طرح سے فگر دیے گئے اس طرح سے ظاہر چیزیں جو ہے ثابت نہیں کی جا سکیں. اور اب پارٹی کے اندر ہی 2 بیانیے چل رہے ہیں, اس سے تو مایوسی اور بڑھ جائے گی نا, لوگ بد اعتمادی پھیلے گی. دیکھیں یو ٹرن تو ویسے بھی اچھے ہوتے ہیں بہتری کے لیے, اگر لے لیے جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو پہلے ایسے کام ہی کیوں کریں کہ اس راستے پہ ہی کیوں جائیں, اور میں کاشف صاحب کے یو ٹرن لینا پڑے کہ بانی کو چاہیے کہ ایک بڑا یو ٹرن لیں, بڑا یو ٹرن لیں. وہ کیا؟ اور وہ یو ٹرن یہ لیں کہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں انہیں ذرا تھوڑا سا پیچھے کر کے کو سیاسی لیڈرشپ کو آگے لے کے آئیں, جو نیگوسیشن کرے, جو بات کرے, جو پارلیمان میں جائے, کچھ چیزوں کو مذاکرات کے ذریعے آگے لے کے جائے. کیونکہ یہ سب جو بھی مزاحمت ہوئی, کون سے لوگ ہیں پارٹی میں جن کو آگے آنا چاہیے؟ دیکھیے بہت سارے سیاسی لوگ ہیں. اب تو اسد کیسر بھی ہاتھ اٹھا گیا کہ یہ اللہ کا واسطہ مجھے چیئرمین نہ بناؤ, میں اس مشکل وقت میں نہیں کھڑا ہو سکتا. علی محمد خان صاحب جنرل سیکرٹری بننے کے لیے تیار تھے, لیکن ان کی آڈیو لیک کر کے ان کو ایسے سائیڈ لائن کر دیا گیا. دیکھیں فاؤل پلے ہوا, ایک شخص کی جان گئی, وہ یونیفارم میں ہو, وہ یونیفارم کے بغیر, ایک شخص کی جان بھی گئی. میں اس کا ذاتی حیثیت میں, میرے دوست سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, ان کی رائے ہے, میں ذاتی حیثیت میں اس کا ذمہ دار 2 لوگوں کو سمجھتا ہوں. ایک غیر سیاسی وزیر داخلہ اور دوسری غیر سیاسی بشرا بی بی. یہ دونوں میرے حساب سے ذمہ دار ہیں. ان دونوں کی وجہ سے یہ یہاں تک معاملات پہنچے. کیوں؟ وزیر داخلہ نے بڑھ کے ماری, آگے دکھاؤ, اور وہ جذبات میں پہنچ گئے. پھر اس کے بعد ان کو جانا پڑا. اور بشرا بی بی کی ایک ہی ضد تھی, بات کرنی ہے تو مجھ سے کرو, سیاست بھی مجھ سے بات کرے, ریاست بھی مجھ سے بات کرے. ان کی ضد نے ان معصوم لوگوں کی جانیں لی, وہ یونیفارم میں تھے یا بغیر یونیفارم کے تھے. ایک زخمی کا میں سمجھتا ہوں کہ قصوروار یہ لوگ ہیں, اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو سوچنا چاہیے. آج دنیا میں آپ طاقتور ہیں, آپ کے اختیارات ہیں, آپ پرچہ کریں, جو مرضی کریں, اللہ کو بھی جواب دینا ہے. جو ظلم کرے گا وہ ظلم کا بدلہ دے کے مرے گا. ٹھیک ہے, انسان کو کچھ خدا خوفی بھی ہونی چاہیے. میں اس چیز کو, اس عمل کو جو سا کوئی بھی بندہ انڈورس نہیں کر سکتا. لیکن میرا معاملہ یہ ہے, آپ نے کیا کیا؟ ایک تو آپ لیڈرشپ بھاگ گئی ساری فوٹو سیشن کر کے, ورکر کو بے یار و مددگار چھوڑ کے, اور اس کے بعد آپ کی مرکزی لیڈرشپ 238, 400, 300, 500, اور وہ میرے برادری کے لوگ, میری برادری کے احباب, جنہوں نے تھم نے لگا کے کہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی کسی کو یہی نہیں پتا کہ پولی کلینک کے پاس تو مورچری رکھنے کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے. پمس جون سے وہ ایک ٹائم میں 20 سے زیادہ لاشیں رکھ ہی نہیں سکتا سردخانے میں. ٹھیک ہے, آپ نے اٹھا کے 400, 300 کا, صرف اس لیے کہ آپ کو ڈالر عزیز تھے, آپ کو ملک کا امیج عزیز نہیں تھا, آپ کو لوگوں کا انریسٹ عزیز, آپ کو لوگوں کا ریسٹ عزیز نہیں ہے. یار خدا کا واسطہ ہے, اس عوام کو کوئی ہوپ بھی دے دیں, کوئی پازیٹیو بات بھی کر لیں. آج مجھے بتائیں کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں, اور ان 12 لوگوں کے نام بھی نہیں ہے ان کے پاس. یہ جو 12 کی بات کریں ان کے نام بھی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کہا نام دے دیں, ہم ویریفائی کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بھائی آپ بتائیں تو صحیح نا کہ فلاں ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیکن یہ بتانے کی بجائے ہو یہ رہا ہے کہ اب تو لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے. شہزاد صاحب بہتر یہ نہیں تھا کہ جانچ پڑتال کر لی جاتی؟ میں ایک جملہ جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے نا, جس وقت وہ مفاہمت کر کے اقتدار میں آتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو پھر اس وقت وہ بہت سارے لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں. یہ ماضی قریب کی بات ہے, نواز شریف صاحب کی جو ساری ایپیسوڈ ہوئی, سب سے بڑے نیگوشیٹر تھے زبیر عمر صاحب, لا تعلقی ہو گئی. آج کل ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ بھائی میں نے جانا کدھر ہے, ڈھونڈ رہے ہیں نا آج کل. یہ سیاسی لیڈرشپ جو ہے نا, یہ جو کارپوریٹ کمپنی کے چیئرمین ہے, جب ان کو اقتدار آفر ہوتا ہے نا, پھر یہ ہر کسی سے لا تعلقی کا اختیار کر لیتے ہیں. اور یقین رکھیے کہ بانی کی جب بھی مفاہمت ہوگی, جب بھی ان کو راستہ ملے گا, آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کس کس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. ہاں, تو ایسی کیا آفر ہو گئی ہے شہزاد صاحب بیرسٹر گوہر کو کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کریں؟ اتنے بڑے بیانات دے رہے ہیں. اچھا آسما, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جو ابھی کاشف نے یکدم پبلک پرائیویٹ لمیٹڈ سے ان کو کارپوریٹ وہ لے گئے کارپوریٹ میں. اور بھائی کارپوریٹ میں تو پھر کوئی میرٹ ہوتا ہے, کوئی بندہ آگے جا سکتا ہے, وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو میرٹ کی بنیاد پہ آگے لایا جا سکتا ہے, اور کسی کمی کا بچہ بھی آگے آ سکتا ہے. جو پرائیویٹ لمیٹڈ ہے اس میں تو فیملی ہی چلے گی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے کیوں کیا اس سے لا تعلقی کا اظہار, تو آپس کی بات ہے, کوئی مزہ نہیں آیا. وہ عمران خان تھا, خوبصورت آدمی ہے, ہینڈسم ہے,
وہ یو ٹرن لیتا ہے تو اس پہ پھبتا ہے, جچتا ہے. اب یہ بیرسٹر صاحب کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ بھی پٹھان ہے, گورا چٹا رنگ ہے, تو وہ بھی یو ٹرن لیں گے. تو اس طرح سے لوگ غصے میں ہیں اس کی وجہ سے, لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. لوگوں کو لگتا یہ ہے نا شہزاد صاحب, جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہنا تو وہی ہے جو حقیقت ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اب اس کو تھوڑا سا اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے, آپ نے کسی کو کھل کے رپورٹنگ کرنے کی اجازت, مجھے بتائیے کہ وہ ایک آ رہا ہے ہجوم, وہاں سے آ رہا ہے, آپ جانے دیں, اس کو دکھانے دیں, لوگوں کو پتہ چلے یار 5,000 بندہ ہے, 2,000 بندہ ہے, 10,000 بندہ ہے, 25,000 بندہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا 1,00,000 بندہ ہے جی, 1.25 بندہ ہے, آپ کہتے ہیں جی 15,000 بندہ ہے جی. یار لوگوں کو دیکھ لینا تو 15,000 ہے یا 1,00,000 ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر جب کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے, اگر آپ کسی بندے کو ہسپتال کی پارکنگ سے اس جرم میں گرفتار کریں گے کہ وہ وہاں پہ مرنے والوں کی تفصیلات طے کر رہا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر نشہ اور برف ڈال دیں گے, تو آپ کی کہانی پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. ہماری اپنی غلطیاں ہیں, ہمیں وہ دیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ یہ جو جس صدی میں ہم زندہ ہیں اس میں لوگوں کو طوطا مینا کی کہانی کے ذریعے قائل نہیں کیا جا سکتا. آپ لوگوں کو اگر ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر ہی آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتے ہیں, وگرنہ لوگ پھر ایک وقت میں ایک ہی جھوٹ خریدتے ہیں اور اس جھوٹ کو خریدیں گے جس کی پیکنگ زیادہ اچھی ہے. تو پی ٹی آئی والوں کی پیکنگ زیادہ اچھی ہے, اس لیے ان کا بھی آنیہ بک رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر یا تو حقیقت بیان کریں, اور اگر آپ کہیں کہ ایک بھی نہیں مرا, تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک بھی نہیں مرا اور سینکڑوں میں سے بھی وہ کہتے ہیں سینکڑوں مر گئے, تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں فریق جھوٹ بول رہے ہیں. اب وہ اس کے بعد نسیم صاحب, آپ کچھ کامنٹ کیجئے نا پلیز اس کے اوپر, کون جھوٹ بول رہا ہے, کیوں بول رہا ہے؟ دیکھیں اسما, جو کاشف نے بات کی تھی نا, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی سیکورٹی آفیسر اس کی جان گئی یا سویلین کی جان گئی ہے تو گولی کیوں چلائی. بات یہ ہے کہ ہمیں صرف بات کرنی چاہیے کہ 12 بھی لوگ اگر مرے ہیں اس پہ ہم بات کریں کہ وہ کیوں مرے ہیں. کیا ان کا یہ ملک نہیں ہے؟ کیا ان کو اختلاف یا احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے؟ کاشف کی آدھی بات درست ہے کہ دوسری طرف غیر سیاسی عورت کی وجہ سے معاملات بگڑے, کیونکہ اگر کوئی سیاسی بندہ فیصلے لے رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلثوم ہاسپٹل پہ رک جاتا, وہ تھوڑے پیچھے رک جاتے, ڈی چوک تک نہ جاتے. اگر اتنا ہجوم جو ہے وہ اٹک کراس کرایا تھا, سنجانی کراس کرایا تھا, 26 نمبر کراس کرایا تھا, یہ آپ کی جیت تھی. اگر آپ تھوڑے فیصلے پہ, آپ پشاور موڑ پہ بھی اگر آپ بیٹھ جاتے اور دھرنا دے دیتے اور ٹریفک بلاک کر دیتے تو آپ کی ون ون پوزیشن تھی. لیکن دوسری طرف دیکھیں کاشف صاحب, یہ معصوم سے محسن نقوی کے اوپر الزام نہ لگائے تھے کہ اس بیچارے کی کیا حیثیت ہے, کہ وہ کیا کر سکتا ہے. یہ تو نہیں ہو اس کے ہینڈلرز کی بات کریں نا, اس کا جس پارٹی سے تعلق ہے, جنہوں نے ان کو سینیٹر بنوایا, کون سی پارٹی سے پی بھی لگایا سر, کون سی پارٹی سے؟ فیصل باوڑا والی پارٹی. سر محسن نقوی صاحب کی پارٹی کا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے سارا یہ کچھ کیا. تو بات یہ ہے کہ آپ جو فیصلے کر رہے تھے کہ ریاست بالکل بڑی طاقتور ہوتی ہے, لیکن جب وہ طاقتور کی چیزیں سامنے آتی ہیں نا, کہ جی وہ متی اللہ جان سے آئس کریم, انہوں نے لکھنا آئس کریم تھا, وہ کریم تک نہیں لکھا گیا, ان سے ٹائپو ایرر ہو گیا, وہ وہاں پہ آئس لکھا گیا, لوگوں نے برا منانا شروع کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ پرچے کاٹتے ہیں, یعنی کہ ایک رینجرز کی وہاں پہ شہادت ہوئی, سب کو دکھ ہے, بڑی دکھ ہوتا ہے جب ہمارے سیکورٹی فورسز کی جان جاتی ہے. آپ نے اس کی ایف آئی آر عمران خان صاحب کے نام پہ کاٹ دیے جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو کیا یہ دنیا نہیں دیکھ رہی؟ آپ لاکھ اپنا الیکٹرانک میڈیا بند کر دیں, لوگ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نسیم صاحب. ایک لاسٹ جملہ, جی اسما کے دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر پریزن وین سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو نقاب پہنا کے اتارا جا رہا ہے اور ان کو دہشت گردی کی عدالت میں لایا جا رہا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ہر محلے گلی میں جو ہے وہ دہشت گرد ہے, ریڈی والا بھی دہشت گرد ہے, رکشے والا بھی دہشت گرد ہے, چھلی بیچنے والا بھی, کوئی تو پھر اس حساب سے اگر اس حساب سے ان کو دہشت گرد بنا کے ان کے محرکات کرنے والے کو کیسے چھوڑ دیں بھائی؟ جس نے فائنل کال دی اس کو چھوڑ دیں, جو وہاں سے لے کے آئے کہ ہر صورت ڈی چوک بیٹھنا ہے ان کو سب کو چھوڑ دیں, اور ان بیچاروں کو صرف دہشت گردی کے مقدمات میں کورٹ میں پیش کر دیں. یہ انہوں نے انسٹیگیٹ کیا نا. اچھا نسیم صاحب جو فرما رہے ہیں نا کہ ہر گلی ہر محلے سے ریڈی والا, یہ دکان والا, یہ پان فروش, یہ سارے دہشت گرد ہیں, تو میرے خیال میں اگر اسی طرح سے یہی سوچ رکھ کے مریم نواز صاحبہ جس سیاسی صفائی کی بات کر رہی ہیں اگر وہ کریں گی تو میرے خیال میں پھر تو پورا لاہور جو ہے نا وہ خالی ہو جائے گا, کیونکہ اب سیاسی شعور جو ہے لوگوں میں بہت زیادہ آ چکا ہے. بہرحال جی ایک اہم بیان بھی آج سامنے آیا ہے علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے, جنہوں نے فائنل کال جو ہے
वो अनाउंस की थी बानी पीटीआई के बिहाफ पे, लास्ट कॉल का उन्होंने बोला था। आज वो एक और चीज के बारे में बोल रही हैं और कह रही है जी कि उनके पास एक लास्ट ऑप्शन भी मौजूद है, एक आखिरी पत्ता उनके पास तरफ का मौजूद है जो वो खेलेंगे बानी पीटीआई, लेकिन वक्त पर खेलेंगे। किस वक्त का इंतजार किया जा रहा है भाई? अब सब इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, तो किस चीज का इंतजार किया जा रहा है बानी पीटीआई की जानिब से, खुद पीटीआई की जानिब से? और अलीमा खान साहिबा ने जो बात की है, ये आखिर कौन सा पत्ता है, किस जानिब उन्होंने इशारा किया और ये पत्ता कितना कारआमद साबित हो सकता है? इस पे बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट से। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे। वेलकम बैक जी। फाइनल कॉल जो है पीटीआई की, उसके साथ क्या हुआ ये तो हम देख चुके, उसके बाद क्या हुआ ये भी हमने देखा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक फाइनल कार्ड जो है वो भी बानी पीटीआई के पास मौजूद है, और ये कह रही हैं उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा, जिन्होंने इस फाइनल कॉल की बात की थी। लेकिन वो कहती है कि जो फाइनल कार्ड है ये बानी पीटीआई जो है ये वक्त आने पर खेलेंगे। काशिफ साहब मुझे बताइएगा कि क्या ये फाइनल, ये लास्ट कार्ड भी उसी फाइनल और लास्ट कॉल के जैसा है, ये ऐसे बस एक बात की जा रही है, या वाकईतन अभी भी बानी पीटीआई के हाथ में कोई ऐसी चीज है जिसको वो अपनी ताकत समझे बैठे हैं और वक्त आने पर उसका इजहार करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे? सर देखें, फाइनल कॉल जो थी ना, वो कॉल चल रही थी, बात हो रही थी, दोनों तरफ से हो रही थी, फिर अचानक जो है कॉल ड्रॉप हो गई, और उसके बाद फिर पता नहीं लगा कि कॉल ड्रॉप होने के बाद क्या हुआ, फिर कोई कहां से भागा कहां गया। दूसरी बात यह है कि अब लीडर का काम होता है अपने कारकुनान को ना साथ जोड़ के रखना। अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। 25 साल से हमने देखा है कि खान साहब ना इसी तरीके से लगे हुए हैं। फाइनल कॉल आ रही है, अब ये कर दो, यूं हो जाएगा, सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दो, बिजली के बिल भरने बंद कर दो, टूल टैक्स देने बंद कर दो। ये सारे अदवार हमने कवर भी किए हैं, रिपोर्ट भी किए हैं। मसला ये है कि इस वक्त एक्टिव रखते हैं ना अपने इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ की टेबल पे ऑप्शन क्या है? असल बात यह है, एक ऑप्शन उनके पास यह है कि वो पार्लिमान में आए, जरदारी साहब के साथ हाथ मिलाएं और अपना काम करें। एक ऑप्शन तो उनके पास ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो रियासत के साथ बात करें और स्क्रीन पे आके माजत करें कि जी 9 मई का जो भी बलवा हुआ उनसे लाताल्लुकी करें। और मैंने आपको पिछले सेगमेंट में भी कहा कि वक्त आने पे लीडरशिप लाताल्लुकी कर दिया करती है। ये सब टोपी ड्रामे हैं कि नहीं होगा, डट के खड़ा है कप्तान, फिर पांव पकड़ रहा है कप्तान, फिर मुज़ाकरात कर रहा है कप्तान। ये सब कहानी है, तो नहीं हुआ ना ऐसा। ये हो रहा है भाई, ये गुफ्तगू के लिए ही प्रेशर डाला जा रहा है ना सारा। और उसके बाद आप आए और आके कौमी धारे में आए, सियासत करें, जैसे मर्जी निजाम चलाएं। ऑप्शन पे बात करें कि ऑप्शन क्या क्या है। फिर अगर कुछ भी नहीं बन पड़ेगा, कुछ भी नहीं बन पड़ेगा, अगर देखें मुज़ाकरात करेंगे रियासत के साथ, 9 मई के ऊपर माफी मांगेंगे, मामला स्मूथ हो जाएंगे, पार्लियामान में भी आएंगे, तो फिर उसके बाद मामला स्मूथ हो जाएंगे। कुछ नहीं करते तो फिर यही आखिरी हाल तो यही है कि कहेंगे मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ। फिर भूख हड़ताल कर लेंगे, फिर इंटरनेशनल मीडिया जो वो ब्लो अप कर जाएगा, ब्लो अप करेगा। फिर जनाब गर्मा गर्म स्पाइसी खबरें होंगी, इंटरनेशनल मीडिया ने जैसे पहले रिपोर्ट की, फिर वो रिपोर्ट करेगा, फिर एक इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, उसके बाद कोई डील की पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, डील के बगैर डील नहीं मिलेगी। शराज साहब आप भी यही समझते हैं? ये दो ऑप्शंस हैं जिनकी बात की जा रही है, वो लास्ट कार्ड है जिसके खेले जाने का जिक्र किया आज अलीमा बीबी ने। अब मैं थोड़ा सा काशिफ की ओपिनियन से डिसएग्री करूंगा। देखिए, अगर पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हो और पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाना हो फौरी तौर पे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के ब्लू व्हाइट बन जाएंगे और फौरी तौर पे इक़्तिदार में आ जाएंगे, जिसका सबसे बड़ा उन्हें बेनिफिट ये मिलेगा कि कम से कम पंजाब फौरी तौर पे उनके पास आ जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो भी इस ऑप्शन पे जाएंगे। इस ऑप्शन में जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो चीज पहले आनी चाहिए, वो है 9 मई पे माजरत। और अभी तक वो 9 मई पे माजरत करने के लिए तैयार नहीं है, वो इसको ऑन ही नहीं करते। तो 9 मई की माजरत के बाद ही सारे मुज़ाकरात, सारी पॉसिबिलिटीज, सारी जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो उनके लिए जागा जाएगा। उससे पहले ये पॉसिबल नहीं है। मेरी जाती राय में मैं समझता हूँ कि जो भूख हड़ताल वाला इश्यू है, मेरा ख्याल है खान साहब भूख हड़ताल पे नहीं जाएंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि जब उनका मेन्यू सामने शेयर किया जाता है तो हर एक का दिल करता है कि खाना उन्हें भी मुयसर आए। खान साहब वैसे भी खाने के बहुत शौकीन है। लास्टली मेरा ये ख्याल है कि जिस आखिरी पत्ते की, आखिरी ऑप्शन की बात की जा रही है, उसमें ये मैक्सिमम इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करेंगे, या ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को लिख सकते हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि ये स्कॉटलैंड यार्ड से राब्ता करें या उनको ये रिक्वेस्ट करें कि जो ये इनोसेंट किलिंग्स ऑफ प्रोटेस्टर्स हुई हैं एलिजेडली, उसके ऊपर ये उनको खत लिखें कि इसको परस्यू करें, क्योंकि बीबी शहीद के ऊपर भी ये किया गया था। तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
ये राब्ता करेंगे। ठीक है शहराज साहब, बीबी शहीद के मामले के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने शायद राब्ता किया था, कोई इंडिविजुअल ने नहीं किया था। ठीक हो गया। Anybody can do that. ठीक है शहराज साहब, वक्त मेरे पास कम है। नसीम साहब, आपकी पेशेंट गोई क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या है वो आखिरी तुरप का पत्ता जो खेल सकते हैं खान साहब? देखिए, पहले तो जिस तरह काशिफ ने बात की थी ना कि वो 9 मई पे माजरत कर लें या वो कॉम्प्रोमाइज डील उनको करनी पड़ेगी। देखिए, अगर उन्होंने डील करनी होती ना, यही तो बात है कि वो डील नहीं कर रहे। जिनके नवाज शरीफ कहते थे हॉस्पिटल पहुंच गए, जरदारी साहब ने अपनी तमाम जेल जो है जियाउद्दीन में काटी, वो तो कहते हैं मुझे एक्सरसाइज की साइकिल दे दो, मुझे तो फला चीज दे दो। मतलब वो जिस तरह डट गया हुआ है, असल में तो मसला हुकूमत और इनके लिए कि वो चाहते हैं कि वो डील करें, वो तो अपने तमाम मामला पे अड़े हुए। और अपना यही डिफरेंस है उनके अंदर और दूसरे लीडर हजरात के अंदर। और दूसरी बात ये कि जो सरप्राइज है वो मेरी बर्थडे वाले दिन का मेरे ख्याल से उनको इंतजार है कि नसीम साहब की बर्थडे पे शायद कोई सरप्राइज आ जाए, क्योंकि मेरी बर्थडे 20 जनवरी को होती है और 20 जनवरी को अमेरिका में हलफ उठाया जाएगा। तो इस सरप्राइज का भी मेरे ख्याल से लोगों को इंतजार है। बाकी वो इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करने वाली बात कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यही है कि अपना ह्यूमन राइट्स वालों को एक्टिव किया जाए, ठीक हो गया। इस तरफ आया जाए, थोड़ा इंटरनेशनली कोई चीज की जा सकती है। बस नसीम साहब, आप ना 20 जनवरी को बस पाकिस्तान आ जाएं, यहाँ मिलके मनाएंगे आपकी सालगिरह। और शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, 20 जनवरी तक वेट किया जाएगा या आपको लगता है कि वो दिन करीब हैं जब खान साहब डिसाइड कर लें कि ये वो दिन है जब मैंने ये लास्ट कार्ड खेलना है अपना? नहीं, अभी तो कोई कार्ड नहीं खेलेंगे फिलहाल। जिस तरह अब नहीं से खेलेंगे अभी तो वो कब खेलेंगे सिचुएशन सर? को असेस कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि आखिरी कॉल और आखिरी कार्ड, तो अगर मैं इसको वो कार्ड कहाँ से आता है? कार्ड ताश से आता है। हाँ। ताश की टर्म्स में अगर हम देखें तो वो शो डाउन था कि आप दिखाएं आपके पास क्या कार्ड है, ठीक मैं है। अपने, वो फाइनल कॉल थी। ठीक है। तो ये जो आखिरी कार्ड है, ये आखिरी कार्ड तो अगर किसी ने ताश खेली हुई है तो उसको पता है कि वो आखिर पे 2-3 जॉकर होते हैं कि अगर कोई कार्ड गुम हो जाए तो वहां पे लगा के तो वो जॉकर ही होता है। लेकिन मेरी जाती राय में इमरान खान साहब ने बहुत सारे लोगों को गलत साबित किया है। वो डट के खड़ा है, कप्तान से लेके पांवों से लिपटा है, कप्तान वाला सफर वो नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि वो आपको एक बयान याद होगा ना कि वो आसान रास्ता मुझे पता है, हाँ। वो मुझे आता है। हाँ। तो वो सबको आता है, सबको पता है। लेकिन जैसे आपने कहा था ये 2 दिन नहीं हवालात में निकालेगा, ये तो नशा करता है, ये तो फलां करता है, आप कुछ नहीं कर पाए ना। मुझे लगता ये है कि वो कर सकते हैं ये भूख हड़ताल, ये कोई इतनी बेइज्जत के आस बात नहीं है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा उनके पास जो ऑप्शन होंगे वो मेरा ख्याल है 20 जनवरी के बाद खुलेंगे, 20 जनवरी से पहले नहीं खुलेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, स्टूडियो तशरीफ लाए। काशिफ साहब आपका शुक्रिया। शराज हसनात साहब, आपने हमें ज्वाइन किया लाहौर से बराह रास्त, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और नसीम साहब, आप वीडियो लिंक पर मौजूद थे लंदन से। हम वेट कर रहे हैं कि आप 20 जनवरी तक आ जाएं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो पाकिस्तान में होने जा रही हैं। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने आज का प्रोग्राम देखा। अब मेरी आपसे मुलाकात हो रही होगी कल शाम ठीक 7:02 पर बहुत सारे नए मौज़ूआत के साथ, और यकीनन हम डिस्कस कर रहे होंगे हर पहलू पाकिस्तान की सियासत का जिससे मेरा आपका मफाद जुड़ा है। खैर, ये बात तो अपनी जगह है कि हमारे आपके मफाद का आजकल कुछ ज्यादा सोचा नहीं जा रहा है, बट लेट्स सी कि जो अपने अपने मफादात की बात कर रहे हैं वो क्या बात करते हैं और हमारे पैनलिस्ट क्या बात करते हैं। आपको अपडेटेड रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।